इसको शुरू करते हैं। सीक्वेंस क्या होती है सर? सीक्वेंस सीरीज के बाद यूजी पीजी का कोई भी टॉपिक नहीं बचता ना? वैसे तो नहीं बचता है, अब तो मेरे कोई ध्यान में आता नहीं है हिमांशु। अब तो हमें कितना टाइम हो गया, यूजी पीजी पढ़ रहे हैं, 1 महीने से ज़्यादा हो गया शायद। अब तो नहीं बचता है कोई भी, शायद ये लास्ट टॉपिक है। एक आधी क्लास और बचेगी, उसमें मैं कुछ कुछ करा दूंगा तुम्हें। मतलब ऐसा पूरा टॉपिक तो कोई नहीं बचता है पूरा, एक मतलब एक अलग से टॉपिक अगर देखो तो छोटे छोटे कुछ पार्ट्स बचते हैं, जैसे कि मैट्रिक्स स्पेस पर करा दिया एक दिन में, एक दिन में 2-4 थ्योरम्स बता दी, ऐसा कुछ है। वो सारा काम नहीं है, मतलब पूरा का पूरा एक बुक या फिर पूरा का पूरा एक कुछ, है ना? तो सीक्वेंस को शुरू करते हैं। अमन, गुड इवनिंग। सीक्वेंस क्या होती है देखो, अगर एक आसान भाषा में बात की जाए, अगर आसान भाषा में बात की जाए तो सीक्वेंस क्या होती है? एक ऐसी अरेंजमेंट होती है, अरेंजमेंट विद सर्टेन पैटर्न। कैसी अरेंजमेंट जिसके अंदर क्या हो, एक सर्टेन पैटर्न फॉलो हो रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं? एक सीक्वेंस कहते हैं। कोई भी सीक्वेंस हमारे, मतलब जरूरी नहीं है सीक्वेंस कैसी भी हो सकती है ना? बच्चों को हाइट के अकॉर्डिंग जब हम खड़ा कर देते हैं, वो भी एक सीक्वेंस होता है। बहुत सारी सीक्वेंस है हमारे पास, है ना? किसी भी चीज़ की सीक्वेंस हो सकती है। तो पर मैथमेटिक्स के अंदर हम ऐसी अरेंजमेंट देखते हैं जहाँ पे नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, एकदम लेम लैंग्वेज में है, मतलब 11वीं क्लास के बच्चों को सीक्वेंस सीरीज बताते हैं, वो वाली डेफिनेशन है। तो सीक्वेंस एक ऐसी अरेंजमेंट होती है जहां पर नंबर्स जो होते हैं ना, एक फिक्स्ड पैटर्न में अरेंज होते हैं, उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। वहां पे एक फिक्स्ड पैटर्न होना चाहिए, ऐसे ही नहीं है कि रैंडमली तुमने नंबर्स को लिख दिया है। ठीक है? ठीक है हिमांशु। तो ठीक है, तो जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, एकदम सिंपल सी ले लो, 1 2 3 4 5 6, ये चलती जा रही है, ये एक अरेंजमेंट है नंबर्स की। 5 तक ही लिख लो, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तुम्हें पता है कि एक एक को हम ऐड कर रहे हैं, 1 को हम आगे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो वो हमारी क्या हो गई, सीक्वेंस हो गई। ठीक है? फिर अगर मैं कहूँ 2 4 8 16 32, ये भी तुम्हारी क्या है, एक फिक्स्ड पैटर्न वाली क्या है, सीक्वेंस है। यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि आगे 2 से मल्टीप्लाई कराते जा रहे हैं, है ना? थर्ड वाली में अगर मैं बात करूँ 1/3 1/5 1/7 1/9 1/11, ये भी एक सीक्वेंस ही है। ये भी तुम्हारी क्या है, एक सीक्वेंस ही है। समझ रहे हो? तो इसके अंदर भी क्या हो रहा है तुम्हारा, तुम्हें पता है आगे 1/13 आएगा, तो एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इन अरेंजमेंट्स को हम क्या बोल सकते हैं, ये सब सीक्वेंस है। अनिल, राम राम। अनिल ओल्ड स्टूडेंट आ गया है ऐसा लग रहा है। सर डी ट्रिपल एस पीजीटी के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना है या क्लासेस से? देखो मैं फ्रैंकली तुम्हें एक बात कहूंगा कि सब तो कवर नहीं होगा, एकदम 100% कवर तो नहीं होगा। ठीक है, साफ बात है। जैसे कल हम डिफरेंशियल इक्वेशन में देख रहे थे, सिंगुलर सॉल्यूशन भी था, है ना? ऐसे ऐसे कुछ कुछ एक एक दो दो चीजें हो सकता है परेशान करने वाली हो जाए। एक दो सब्जेक्ट्स भी हैं जो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट वो दे सकता है, जैसे कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री एक है, और वो सब है। और मैं फ्रैंकली तुम्हें बताऊं, वो सब करने के हैं भी नहीं, है ना? उन सबको अगर तुम पढ़ने का कोशिश भी करोगे, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा टाइम खराब करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? 90-95% सारा कवर हो जाएगा यहाँ से। कुछ एक दो चीज़ें हैं वो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से टचअप करके तुम देख लेना। ठीक है? और जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स ही आ रहे हो उनको बेशक मत करना। ठीक है? क्योंकि 100 नंबर तो हमें लेके नहीं आने हैं पेपर में। ठीक है? तो ये फ्रैंक ओपिनियन है, कुछ मैं बड़ी बड़ी बातें बोलूंगा नहीं कि भाई सब हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। जो हो जाएगा वो हो जाएगा। समझ रहे हो? टीजीटी का भी मेरी तरफ से मैं ये नहीं कहूंगा कि 100 में से 100 क्वेश्चन हो जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि कोई फिक्स्ड सिलेबस नहीं है ना रिया। फिक्स्ड सिलेबस हो तो मैं सब करा दूं, टीजीटी का भी करा दूं, मैं पीजीटी का भी करा दूं, है ना? अगर फिक्स्ड सिलेबस होता तो मैं दोनों का पूरा करा देता। अब कोई फिक्स्ड सिलेबस तो है नहीं। उसका जो मन करेगा वो सोचेगा कि यूजी का ये टॉपिक से सवाल देना है तो ये दे देता हूँ। समझ रहे हो? पीजी का ये टॉपिक है, इसमें से एक सवाल डाल देता हूँ, एक तो डाल ही देता हूँ। समझ रहे हो? फंक्शनल एनालिसिस में से एक सवाल डाल देते हैं, कोई बात नहीं यार, इतने सवाल हैं, एक फंक्शनल एनालिसिस का डाल देते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है? अब उस एक सवाल के पीछे फंक्शनल एनालिसिस पढ़ना बेवकूफ़ी है, और पढ़ भी लेंगे तो भी फंक्शनल एनालिसिस का एक सवाल करना कोई आसान बात नहीं है। समझ रहे हो? ऐसी बात है। जो मेजर मेजर टॉपिक्स है जहां से कंपटीशन के क्वेश्चन आते हैं वो सब हमने कर लिए हैं। समझ रहे हो? उनमें भी वो हो सकता है डेप्थ में जाके कोई नेट लेवल का एक क्वेश्चन डाल दे, कोई एक आधा कुछ परेशान करने वाला डाल दे। तो ऐसे में फिर मैं कह नहीं सकता ना कि सारा का सारा हो जाएगा। मैं अपनी तरफ से जितना ज्यादा से ज्यादा करा सकता हूँ वो करा दे रहा हूँ तुम्हें, और इतना ज्यादा भी नहीं करा रहा हूँ कि तुम्हारे सिर पे वजन आ जाए। देखो, कंपटीशन फाइट करने के लिए हमें कंफर्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तो एक चीज मानता हूँ, सारी चीजें पढ़ने वाला कभी भी क्वालिफाई नहीं करता है। जो चीजें पढ़ते हैं वो अच्छे से पढ़ने वाला क्वालिफाई करता है। मेरी तो थ्योरी ये है, और उसी के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें तैयारी करा रहा हूँ। जो हम कर रहे हैं वो ऐसा करो कि उसके अंदर कोई भी गलती ना रहे, कोई भी एक्यूरेसी की प्रॉब्लम ना रहे, कोई भी कंसेप्ट की प्रॉब्लम ना रहे। ऐसे सोचो कि थोड़ा 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 हर जगह हाथ पैर मार लो, उससे कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हो? ऐसा कोई भी काम नहीं है। ठीक है? बाकी जो मैं करा रहा हूं वो कर लो, उससे जितना काम आएगा उतना सारा का सारा तुम कराओगे तो तुम्हारा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ठीक है? ये बात है। 100% सिलेबस नहीं होगा, 100 के 100 क्वेश्चन नहीं होंगे, ये मैं बता देता हूं पहले। वो ऐसा देगा क्योंकि फिक्स्ड सिलेबस होता तो फिर भी हम टारगेट कर लेते। जैसे केवीएस में था, केवीएस में मेरी क्लास में से 100 क्वेश्चन आए थे, मतलब मैंने क्लास में 100 सवाल कराए थे, उनमें से ही सवाल आए थे। इतना है, इतना था। वहां पे फिक्स सिलेबस था, तो मैंने हालांकि 11वीं 12वीं दिया हुआ था, सारा का सारा केवीएस पीजीटी का सिलेबस उठा के देखना, सिर्फ 11 12 का एनसीईआरटी लिखा हुआ था। मैंने उसके अंदर लीनियर अलजेब्रा भी कराया था, 3 सवाल लीनियर अलजेब्रा के भी आ रहे थे, एक दो सवाल और भी परेशान करने वाले थे, पर वो सारे मैंने क्लास में डिस्कस किए हुए थे। लीनियर अलजेब्रा पूरा पढ़ाया था मैंने उसके अंदर, तो उसमें 100 के 100 क्वेश्चन थे, क्योंकि फिक्स्ड सिलेबस था। यहाँ फिक्स सिलेबस नहीं है, हो सकता है वो सारा का सारा वो दे दे। ठीक है?
हाँ बिल्कुल अनिल सर, प्रैक्टिस के लिए आपकी दी हुई शीट इनफ है, या फिर देखो मेरी शीट करो और फिर उसके बाद क्या करो, उसके बाद तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। मैं कहूंगा मेरी शीट करने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, क्योंकि जो शीट मैं दे रहा हूँ उसके अंदर करने का काम ज्यादा है, डी ट्रिपल एस भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन देगा। तो मैं पहले कहूंगा कि 2 बार 3 बार 4 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, जिससे तुम्हें उसके एग्जाम पैटर्न का भी पता लगेगा कि वो कौन से टॉपिक्स में क्या चीज को टारगेट कर रहा है, तो तुम फिर तैयारी भी उस हिसाब से कर पाओगे। पहले अब नोटिफिकेशन आ गई है, अब सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पे ध्यान दो, साथ साथ प्रैक्टिस भी कर लो थोड़ी मोड़ी, जिससे तुम्हारे कंसेप्ट फ्रेश होते रहे बार बार। मैथ्स में कितना सेफ स्कोर होगा, ये सेफ स्कोर जैसी कोई चीज नहीं होती है टीना। सेफ स्कोर का मतलब ये अपने दिमाग पे एक प्रेशर बनाना। अगर तुम ये सोच के जाओगे कि मेरे को मैथ में से 100 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, अब वो पेपर आसान आए मुश्किल आए, अगर आसान आया तो तुम सोचोगे मैंने 60 कर दिए तो मैंने तो तीर मार दिया, हो सकता है सारी दुनिया 60 करके बैठी हो। और अगर तुम ये सोचोगे कि 60 क्वेश्चन ही करने हैं और हो भी नहीं रहे, 20 भी क्वेश्चन नहीं हो रहे हमसे, है ना, जबरदस्ती 60 करने के चक्कर में नेगेटिव मार्किंग मारे जा रहे हो, तो वो भी कोई समझदारी नहीं है। कंफर्टेबल होके जो हो रहा है वो करके आ जाना। कभी भी ये मत सोचना कि मेरा कितने नंबर आएंगे कितना क्या आएगा, ये दिमाग में रखना है कि मेरी मिनिमम एलिजिबिलिटी तो क्लियर होती रहे, उसके बाद सेफ स्कोर जैसा कुछ नहीं होता है। तुम अगर अपने दिमाग में सेफ हो तो फिर सेफ में ही रहोगे, ये बात ध्यान रखना। मैं तुम्हें एक दो बातें बताता हूँ। मैंने जब जैम का एग्जाम दिया था, आईआईटी जैम का, तो मैंने जब तैयारी करना शुरू किया था तो मेरे पास कोई रिसोर्स तो थे नहीं, तो लीनियर रियल इनमें से मेरा एक भी सवाल सही नहीं था। सोचो एक भी सवाल सही नहीं था, सिर्फ इंटीग्रल कैलकुलस वेक्टर कैलकुलस इनके दम पे मेरा टेस्ट क्लियर हो गया, इनमें मेरा एक भी सवाल सही नहीं था, गलत नहीं था। मतलब कोई भी नहीं करता, ये तैयारी मैंने करी और मेरे को कोई आइडिया नहीं था मैं क्या करके आया हूँ क्या नहीं करके आया, पर जो करके आया था वो सही करके आया था। लोग 70-70 नंबर का अटेम्प्ट करके आए थे, उनके नंबर आ रहे हैं 10 20 22, मैं 44 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आया था। 1-2 नंबर का क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, वो भी मिस्टेक से हो गया था, मेरे 41.33 नंबर आए थे और मेरा खूब आराम से कूद कूद के सिलेक्शन हुआ था। उस टाइम पेपर बहुत मुश्किल आया था। और फिर वो कहते हैं कि उससे पहले कहते थे कि 60 नंबर तो आने ही चाहिए, 60 से पहले तो आईआईटी मिलती ही नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। मेरे को 41 में भी आईआईटी दिल्ली मिल रही थी, आईआईटी रुड़की मिल रही थी, समझ रहे हो। तो सेफ स्कोर नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर में कभी भी मत अपने दिमाग पे बर्डन बनाओ, पढ़ो अच्छे से मन लगा के, पेपर को मजे से दो और कोई दिमाग पे बर्डन मत रखो। ये जरूर रखो कि हाँ मेरे 40-40% आने चाहिए, ये भी छोड़ दो कि भाई 10 ही क्वेश्चन करके आऊंगा, वो रखो। पर कंपटीशन फाइट करना तुम्हारी सरदर्दी नहीं है, वो सबके लिए ही है वो कंपटीशन। तुम नहीं एनालाइज कर सकते एग्जाम का क्या रहेगा, जितना ज्यादा से ज्यादा अच्छा करो वो तो हमारा टारगेट रहना ही चाहिए, पर कोई फिक्स नंबर अपने दिमाग पे मत रख के चलना, ठीक है। बाकी हो जाएगा, उस चीज की चिंता मत करो। और बोलो सर, मैथ वीओडी में से या क्या लाइव में से अलग है? हाँ अलग अलग नहीं है, सेम ही है, ठीक है। वो बस प्रोवाइड करा दिया इमीडिएटली अगर पेपर आ जाता, क्योंकि पीछे हमारे 1-2 पेपर आए थे ईएमआरएस के और वो सब, तो उनके लिए प्रोवाइड करा दी थी वीओडी, है ना। दीपक कह रहा है सर ओनली टीजीटी मैथ के लिए कौन सी वीडियो करनी है? सारी करनी है। टीजीटी और पीजीटी डी ट्रिपल एस में कोई फर्क नहीं है, सिलेबस सारा मिक्स है, कोई फिक्स सिलेबस उसका नहीं है, कोई मिक्स सिलेबस इसका नहीं है। टीजीटी में पीजीटी से अच्छे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, बल्कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, पीजीटी वाला पेपर उठा के देखना, उसमें तुम्हें 11वीं 12वीं के सवाल ज्यादा मिलेंगे, उठा के देखना चाहे से। कल मैं पेपर करा रहा था, मैं खुद भी देख रहा था, पीजीटी वाले में तुम्हें 11वीं 12वीं के सवाल ज्यादा मिलेंगे, टीजीटी वाले में सारे यूजीपीजी के भरे पड़े थे, 21 वाला अगर तुम देखोगे तो, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। कंपटीशन मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं अब की बार जो एचपीएससी पीजीटी का पेपर था मैं देने गया, और सच बताऊं सारी दुनिया पागलों की तरह पढ़ रही थी। मैं तो तुम्हारा बैच पढ़ा रहा था पूरे दिन, तो मैं क्लास लेता हूँ तुम्हें पता है 8 घंटे। अब मैं हरियाणा पीजीटी का पेपर देने गया था, 31 दिसंबर को था, 31 तारीख को था। अब सब पढ़ रहे थे, उसके अंदर 11th 12th का पोर्शन भी था और यूजीपीजी का भी था, उसमें सारी चीजें थी, समझ रहे हो। और सब्जेक्टिव पेपर था, क्योंकि प्रीलिम्स तो हो गया, उसके बाद मेंस था वो, तो सब्जेक्टिव पेपर था, 18 क्वेश्चन थे, 15 करने थे, है ना। और पेपर बहुत बहुत अच्छा बना रखा था, सब बकवास के सवाल दे रखे थे, अच्छा नहीं घटिया बना रखा था। इंटीग्रेशन में से एक सवाल नहीं, मतलब उन्होंने 11वीं 12वीं का इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल सब दे रखा था यूजीपीजी तक का, है ना। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पूरा दे रखा था, रियल एनालिसिस पूरा दे रखा था, सीक्वेंस सीरीज दे रखी थी, पता नहीं क्या क्या दे रखा था, टोपोलॉजी का भी पोर्शन था, नंबर थ्योरी भी थी। और जो मेन मेन थे ना उनमें से कुछ नहीं आया, फालतू के बकवास बकवास की चीजों में से आ गया, लीनियर में से सवाल दे रखे थे। अब सब पागलों की तरह पढ़ रहे, ये भी पढ़ रहे, वो भी पढ़ रहे, ये भी वो भी। मैं अपने मस्त, मेरे से जितने हुए ना मैं उतने करके आया, मैंने कोई बर्डन नहीं लिया। मैं ये सोच ही नहीं रहा था कि मेरे को क्या कितने करने हैं, मैंने उठाया जो जो हो रहा था वो करता गया। मेरे 11.5 क्वेश्चन हुए, कैंसिल अभी नहीं हुआ, उस पर गड़बड़ हो गई, वो हरियाणा वाला सिस्टम है ना, वो होता नहीं है। तो 11.5 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करके आया हूँ, सही मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, 11.5 क्वेश्चन करके आया हूँ, जिसमें मेरी तरफ से एक भी कोई भी गलती नहीं है। और मैंने जिससे भी पता किया ना, जो प्रेशर ले रहा था, किसी से 8 हुए, किसी से 7 हुए, किसी से 6 हुए, कोई 9 करके आया है, 10.5 से ऊपर किसी की गाड़ी नहीं गई, क्योंकि बर्डन लेके बैठे थे कि इतने तो करने ही है, 10 तो करने ही है भाई, नहीं तो होगा ही नहीं। अब वो कर रहे हैं, वो हो नहीं रहा, फिर छोड़ दिया, कर रहे हैं, फिर हो रहा है, छोड़ दिया। ये बर्डन कभी मत रखा करो अपने दिमाग पे। हाँ सर, किसी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कराया, आप करा दीजिए प्लीज। मैंने करा दिया है, वीओडी ओपन करना, उसमें मैंने सॉल्यूशंस कराए हुए हैं, देख लेना। टीजीटी वाले तो मैंने सारे 21 वाले सारे क्वेश्चन सोल्व करा दिए हैं, एक बार देख लेना, बल्कि टॉपिक वाइज कराए हुए हैं, ठीक है। सर आपकी क्लासेस अच्छे से कर ले तो डी ट्रिपल एस पीजीटी हो जाएगा। देखो पीजीटी हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, ये मुझे नहीं पता मोनिका, पर मैं अपनी तरफ से सारी चीजें तुम्हें करा दे रहा हूँ। मैं कोई भी कंजूसी नहीं कर रहा हूं, और मेरा मेरा टारगेट कभी भी ये नहीं रहता कि मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल करूं ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें बता के। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आधा घंटा कोई भी एक टॉपिक देख के और यहाँ पे पढ़ा देने में, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यूजीपीजी में बहुत कंफर्टेबल हूँ, मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं है। बाकी टीचर्स जैसे कि ये मैं पढ़ाऊंगा तो मेरी क्लास खराब हो गई तो मैं अटक गया, तो मेरे को तो अटकने में भी शर्म नहीं आती। जो नहीं होता वो नहीं होता भाई, होता है होता है, उसमें क्या कर सकते हैं। तुम्हारे सामने मैं एकदम इमीडिएट पढ़ाता हूँ, जैसा भी पढ़ाता हूँ। अगर मेरे को पढ़ के पढ़ाना हो तो मैं तुम्हें सब कुछ पढ़ा दूँ, मैं तुम्हें रॉकेट साइंस भी पढ़ा दूँ, और उसका मतलब क्या है?
उसका कोई मतलब नहीं। तुम्हारा कंफर्टेबल रहना एग्जाम में सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने आप को वजन के नीचे मत दबाना बिल्कुल भी, कंफर्टेबल होकर करो। जो कर रहे हो उसको ऐसे करना कि वो पूरा का पूरा हो जाए। फॉर्मेलिटी कभी मत करना कि आज मेरे को टोपोलॉजी करनी है। अब देखो टोपोलॉजी मेरे को नहीं आती, मैंने तुम्हें साफ मना कर दिया, मेरे को आती ही नहीं भाई। और मेरे को पता है उसमें से हद मार के 2 सवाल दे देगा, 3 सवाल दे देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। और अगर वो नहीं भी करे तो उससे कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होना है ना। अब मैं जबरदस्ती कुछ कुछ कराऊं, तुम्हें समझाऊं, मेरे को भी आधा समझ आए तुम्हें भी आए, उसका क्या मतलब है। इससे अच्छा हम बाकी के कोर्स, बाकी की चीजें ऐसे करें जिसमें हमारा सुई के बराबर भी गलत ना हो, समझ रहे हो। और इतनी वैरायटी के साथ पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। 11वीं 12वीं यूजी के टॉपिक्स, कुछ पीजी के टॉपिक्स तुम्हें अच्छे से पता है। अब पढ़े लिखे हो सारे, नेट की कोई भी तैयारी कराता है तो नेट के सारे एरिया के टीचर्स अलग अलग होते हैं। किसी का रियल स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का एलजेब्रा स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का एनालिसिस स्ट्रॉन्ग होता है, सब अलग अलग पढ़ाते हैं। अब मेरे सारी चीजें स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो, तुम खुद सोचो। मेरा अप्लाइड वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, मैंने तुम्हें लीनियर करा दिया खूब अच्छे से, कॉम्प्लेक्स भी बहुत अच्छे से करा दिया मैंने तुम्हें। ये सारी चीजें मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बता दी हैं। अब सारी चीजें मैं कैसे बताऊं, वो मेरी भी कंस्ट्रेंट है और उसमें मेरे को कहने में कोई शर्म भी नहीं है। और तुम्हें भी कोई शर्म अपने आप पे ये नहीं समझना है कि भाई मेरे को ये चीजें नहीं आ रही हैं। वो किसी को नहीं आती, इतना कोई धुरंधर नहीं है, समझ रहे हो। वो एग्जाम ही ऐसा है, ठीक है। हाँ तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पूरी की पूरी वीओडी अपलोडेड है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा तुम्हें वीओडी से ही पढ़ना है प्रिंस। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे वो भी नहीं आता, समझ रहे हो। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा मैंने बहुत पढ़ पढ़ के पढ़ाया था पिछले बैच में, DTRPL में, वो तुम पढ़ लेना, समझ रहे हो। वो भी तुम वीओडी से पढ़ो, उसमें मैंने सब कुछ कवर कराया हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर सिर्फ रट्टे मारने और कुछ नहीं करना है। रिजल्ट्स को रट लो जितना रट सकते हो। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छे नेट के नोट्स हैं तो उनको रट लो। तुम्हारे पास यूजी पीजी की बुक्स हैं उनमें से थ्योरम्स को रट लो, उसमें रटना है सिर्फ और कुछ नहीं करना है। चैप्टर वाइज सोल्ड पेपर दिया है वो सही रहेगा। देखो मैं, मेरे को बुक्स का पता नहीं कौन सी बुक कैसी है, कौन सी बुक कैसी नहीं है। मैंने तुम्हें बता दिया सारी की सारी चीजें। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पे फोकस करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस पे फोकस नहीं करना, ज्यादा सोल्व होने वाले क्वेश्चंस पे फोकस नहीं करना। यूजी पीजी को सबसे पहले अपना स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि अगर उसको गड़बड़ करनी हुई तुम फंसोगे, वहीं फंसोगे। 11वीं 12वीं के टॉपिक्स तुम अगर आखिरी के 15 दिन में भी करना चाहोगे तो ईजिली हो जाएंगे, समझ रहे हो मेरी बात को। तो 11वीं 12वीं के टॉपिक तो तुम कर लेना, उसमें तो कुछ ना कुछ फिर भी कर दोगे। यूजी पीजी नहीं हुआ तो फिर वो नहीं हुआ, इसको अच्छे से कर लो अब, है ना। हाँ सर मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि नॉलेज अच्छा होगा, पर पेपर क्लियर तो ठीक है, अदरवाइज स्कूल जाना। हाँ वो तो अच्छी बात है, ठीक है सर। वीओडी डिलीट तो नहीं होंगे, जब तक तुम्हारा कोर्स रहेगा इतने वीओडी रहेगी। जब तक ये वाला कोर्स की वैलिडिटी है इतने वीओडी रहेगी, और फिर मैं बैठा हूँ, चिंता मत करो। पिछले वाले कोर्स में भी मैंने बहुत कोशिश किया था कि वो मतलब वो तो 6 महीने का था, पर मैंने 2 बार कैश उनके एक्सटेंड करा दिया था। ये एक्सटेंड होता होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अब मैंने वो जब नहीं हुआ तो मैंने वापस से अब रजिस्ट्रेशन ओपन करा दी। जो ये नए नए बच्चे आ रहे हैं, अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने उनसे कहा था कि रजिस्ट्रेशन रीओपन कर दो, है ना। तो अगर तुम्हारे कोई है तो उनमें से नोट बोल देना कि रजिस्ट्रेशन रीओपन हो रखा है ना। वापस से कोर्स परचेज हो रहा है, अभी करना चाहो तो। डिप्स मैं नाम नहीं ले सकता अकेडमी का नोट्स है जो जाया तो नहीं हो जाएगा। नहीं नहीं, ज्यादा तो होगा, डेफिनेटली होगा। नेट के नोट्स तो बहुत ज्यादा होंगे। वो तुम्हें सिलेक्ट कर करके पढ़ना है। अब वही तो मैं काम तुम्हें करके दे रहा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रही बात। मैं वही काम तुम्हें करके दे रहा हूँ, यहीं पे मेरा थोड़ा सा यूज होगा, यहीं पे मेरा जो थोड़ा मोड़ा एक्सपीरियंस है वो तुम्हें काम आएगा मनीष। मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ सिलेक्टेड नेट के नोट्स में से ही तो कराता हूँ मैं। किसमें से कराता हूँ, नेट के नोट्स ही रहते हैं मेरे पास, उसमें से ही कराता हूँ मैं तुम्हें। मॉक टेस्ट अरेंज नहीं होंगे, वो किसी भी सिचुएशन में नहीं होंगे रिया। नो मॉक टेस्ट के भरोसे मत बैठना, क्लियर कह रहा हूँ। दूसरी कहीं पे भी तुम्हें मिल रहा है तो वो कर लेना। सर तो ये समझ नहीं आता कि कितना और क्या करे, तो वो मैं ही तो मैं बता तो रहा हूँ, वो करो पहले तुम शांति से, उतना कर लो। क्लासेस कोर्स लेने का फिर फायदा क्या है, वो सारी चीजें पढ़ो। और बोलो आज कर लो अपनी सारी चीजें क्लियर, फिर बार बार मेरे को वो होता है, फिर पढ़ेंगे शांति से, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीजें भी बहुत जरूरी होती है, पता है। कई बार अपने दिमाग में ही फंसे हुए रह जाते हैं हम, है ना। और मैं तो जितने भी टेस्ट दे सकता हूँ ना मैं सारे देता हूँ, मेरे को शर्म भी नहीं आती बोलने में, मैं सारे देता हूँ। मैंने स्पेशली सीटेट दिया था अभी अगस्त वाला, सिर्फ इसलिए कि मैं आपकी बार वाला टीजीटी वाला भी पेपर दे सकूँ। पीजीटी वाला तो दूंगा ही, आज मैं अप्लाई कर रहा था पीजीटी वाला पर हुआ नहीं। वो लेफ्ट थंब राइट थंब भी मांग रखा उन्होंने, तो वो भी करना पड़ेगा। मैं तो ये भी अप्लाई करूंगा, वो भी करूंगा। टेस्ट देने से फिर स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव आ जाता है। हाँ वो ठीक है, तो ले सकते हो रूबल। सर मैंने आपका कोर्स लिया है, क्या मेरी तैयारी हो जाएगी। तैयारी तो हो ही जाएगी रिया, रितु चिंता मत करो, तैयारी कराने के लिए ही तो कोर्स लिया है, हो जाएगी तैयारी। हाँ तो ये तब तक रहेगा देवकांत। और कुछ, और कोई समस्या। अब अपने मॉक टेस्ट देने शुरू कर दो। मॉक टेस्ट पे समय अब मॉक टेस्ट का समय आ गया है, नोटिफिकेशन आ गई है। और मैंने सुना था नहीं यार सीटेट तो मेरे को बहुत मुश्किल लगा था, मुझे साइकोलॉजी नहीं आती है बिल्कुल भी, मेरे तो हाथ पैर फूल गए थे पूरा पेपर करते करते। पर रो पीट के वो पास हो गया, पता नहीं कैसे हुआ पर वो हो गया। मेरे साइंस में 30 में से 2 नंबर थे, दो नहीं सॉरी 8, 30 में से 8 नंबर थे मेरे। इतनी खराब हालत हो गई थी पर मैं बच गया। हाँ चलो तो अब हो गया, ठीक है करें शुरू। अपने मॉक टेस्ट देने शुरू कर दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार करो, ठीक है। जिसके पास भी, हाँ एक चीज और इंपॉर्टेंट बताता हूँ, जिसके पास भी अपने स्टेट की ग्रेजुएशन की बुक्स हो, तुम्हारे पास ये तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये रहती है ना कि सर यूजी पीजी के क्वेश्चन कहाँ से करें, 11 12 तक के तो मिल जाते हैं। जिसके पास भी अपनी स्टेट की यूजी पीजी वाली बुक है ना, स्टेट की यूजी पीजी वाली बुक है, यूजी वाली, पीजी वाली तो बाद की, पीजी वाली तो अभी साइड में रखो। जिसके पास भी कोई हरियाणा का है, यूपी का है, पंजाब का है, राजस्थान का है, यहीं के ही मिलेंगे सारे लगभग लगभग। और अगर कोई इनके आसपास कोई हिमाचल का है तो उनका जो है ना वो चीज तुम्हें अपने यूजी वाली चीज से पढ़ लेनी है। समझ आ रही है मेरी बात, वहां से पढ़ो, उनके एग्जाम्पल्स करो, वो बुक्स मोर देन सफिशिएंट होती हैं। और अगर कोई बच्चा हरियाणा का है या हरियाणा से किसी के टच में है या बुक लेना भी चाहता है, किसी के पास पैसों का कोई इशू नहीं है कि भाई ले लेते हैं कोई नहीं क्या ही है, तो ये जीवन सन पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं, जीवन सन पब्लिकेशन की हरियाणा में, ये ले सकते हो यार। सब्जेक्ट की अलग, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन की है, इनमें से पढ़ो, ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी।
मॉक टेस्ट के लिए सर्च करो रितु गूगल पे कि मॉक टेस्ट फॉर डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी, वहां से जो अच्छा लगे वो परचेज कर लेना। मैं अभी इस प्लेटफॉर्म पे नाम नहीं ले सकता किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म का, ठीक है रितु, मेरी नौकरी हटवाओगे तुम ठीक है, तो वो यहाँ पे नहीं होगा, बस मैं इतना कह सकता हूँ। नहीं, डीयू की बुक्स ठीक नहीं है, साफ बात है। डीयू के अंदर फॉरेन राइटर्स की बुक सजेस्ट करते हैं, वो नहीं करनी। मेरे पास भी सारी फॉरेन राइटर्स की सारी स्टैंडर्ड की बुक्स है, मैं तुम्हें उससे कभी नहीं पढ़ाता, समझ रहे हो, वो नहीं करना। बेसिक बुक्स करनी है, बेसिक बुक्स, है ना। तुम्हारा कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन का टेस्ट नहीं हो रहा है, तुम्हारा सिंपल टीजीटी पीजीटी का टेस्ट हो रहा है। अपनी सिंपल बुक्स पढ़ो, वो पेपर भी यहीं से बनाएंगे, और कहाँ से बनाएंगे, जो बैठे हैं वहाँ पे, उनको इतने इतने साल हो गए, उनको बड़ा मैथ आता है। 25 तो गलतियां मिलेंगी तुम्हें बाद में पेपर में, पता लगेगा ये सवाल ये था, वो सवाल वो था। सिंपल बुक्स उठाओ, सिंपल बुक्स, वो भी इन्हीं बुक्स में से पेपर बनाएंगे। डीयू की बुक्स, मतलब फॉरेन राइटर की बुक्स नहीं पढ़नी, डीयू इसकी उसकी नहीं, सिंपल बुक्स पढ़ो पढ़ो। हाँ, मुझे मेल कर देना, मैं बता दूंगा, ठीक है रितु। सर आप रोहित शर्मा की तरह बोलते बोलते हैं कुछ कुछ। हाँ हाँ, मैं भी थोड़ा थोड़ा, मेरे को वो हो जाता है चीज़ें कुछ कुछ। ठीक है, हो गया क्लियर, करें अब सर चालू, और बोलो। काफ़ी सारी बातें कर ली आज तो हमने। बाकी तो देखो लास्ट में मैं तुम्हें बताता हूँ कि हाँ ये सही है, ये सही है वैशाली, कर सकते हो, कर लो, सही है ना। तो अपने मॉक टेस्ट देने चालू कर दो, और मेरे भरोसे मत रहना, मॉक टेस्ट यहाँ नहीं मिलेंगे तुम्हें, है ना। यहाँ पे पीआरटी के तो मिल जाते हैं, टीजीटी पीजीटी के मैंने केवीएस के टाइम पे ट्राई किया था, क्योंकि वो बनाने पड़ते हैं बैठ के, है ना। तो अब कौन बनाए बैठ के, उसमें समस्या है फिर। सर मेरे सर का भी टीजीटी हो गया, प्राइमरी नहीं हुआ। अच्छा अच्छा भैया, ठीक है। सर एग्जाम कब तक होगा टीजीटी पीजीटी का? देखो आज मेरे को पता लगा था कि टीजीटी की तो वैकेंसी शायद जनवरी के लास्ट में आएंगी, लास्ट वीक में, 15 तारीख के बाद ही आएंगी, अभी तो नहीं आएंगी इस वीक में तो, ठीक है। तो और पीजीटी का तो एग्जाम हो जाएगा टाइम से, मेरे को ऐसा लग रहा है, करा देंगे टाइम से, अब तो नोटिफिकेशन आ गया तो हो ही जाएगा। टीयू के प्रोफेसर भी फॉरेन टीचर ही बने हुए हैं सर, पूरी बीएससी का। हाँ हाँ, तो वो होता है ना, मैं अभी हमें हमें उनसे मतलब नहीं है, ठीक है। अब तुम कहो कि रॉबर्ट जी बार्टले पढ़ें, ये करे वो करे, डीयू में तो रियल एनालिसिस की बार्टले फॉलो होती है। अब बार्टले कोई कोई छोटी बुक है क्या? बहुत हाई फाई बुक्स में से आती है ग्रेजुएशन के लिए, तो बार्टले नहीं पढ़नी है ना। अगर मान लो कोई तुम्हें उसकी कहे एलजेब्रा की कोई कहे कि डमी टेंट फुटे पढ़नी है, तो नहीं पढ़नी है ये सब बुक्स, तुम्हें अपनी सिंपल बुक्स पढ़नी है जो ग्रेजुएशन की होती है, ठीक है। चलो पढ़ें। तो सीक्वेंस को मैं क्या कह रहा हूँ कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विद ए सर्टेन पैटर्न होता है। ईमेल मेरे को कर सकते हो, कोई क्वेरी है तो मैथमेटिक्स बाई मयंक, मैथमेटिक्स बाई मयंक @gmail, ठीक है, इस पे कर सकते हो, ठीक है, इस पे कर सकते हो। नोटिफिकेशन के बाद कितने दिन का टाइम मिलेगा अब ये तो मैं कैसे बताऊँ एग्जैक्ट रिया, है ना। मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, मुझे कुछ ऐसा तो पता नहीं है एकदम स्पेसिफिक वाला, बाकी मिल जाएगा सफिशिएंट टाइम, तैयारी हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो जैसे कि मैं कह रहा हूं कि ये तीन जो अरेंजमेंट है नंबर्स की, ये क्या है, जो तीन अरेंजमेंट है नंबर की, इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक सीक्वेंस है तीनों के तीनों। अब ये तो हो गई बेसिक डेफिनेशन जो छोटे बच्चों को कराई जाती है। बाकी सीक्वेंस की जो प्रॉपर एक्चुअल डेफिनेशन वो होती है, वो क्या होती है कि सीक्वेंस जो होता है ना, एक फंक्शन होता है। सीक्वेंस इज ए फंक्शन। अब एक फंक्शन है तो उसकी डोमेन और कोडोमेन होगा। हाँ, एग्जाम मार्च में ही होंगे, मार्च से पहले तो नहीं होंगे, ये तो पक्की बात है, मार्च में ही होगा एग्जाम। मई वई तक भी नहीं जाएगा, मुझे लग रहा है मार्च अप्रैल तक सारे हो चुके होंगे, निमट चुके होंगे, अगर इनको तरीके से काम करना हुआ तो, है ना। सीक्वेंस इज ए फंक्शन, फंक्शन है तो उसकी डोमेन और कोडोमेन होगी। तो कहता है कि सीक्वेंस एक फंक्शन होती है जिसकी डोमेन तो होती है नेचुरल नंबर्स, और कोडोमेन होती है रियल नंबर्स। डोमेन होती है नेचुरल नंबर्स की, और कोडोमेन होती है रियल नंबर्स की, ठीक है। अब ये नेचुरल नंबर की डोमेन का क्या मतलब है, इसकी डोमेन पे थोड़ा सा हम फोकस करेंगे, इसकी डोमेन पे हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे। देखो सीक्वेंस की जो टर्म्स होती है ना, सीक्वेंस की जो टर्म्स होती हैं, सीक्वेंस में टर्म्स होंगी, जैसे कि पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म, इनको हम डिनोट करते हैं ए आई से। तो इसको बोलेंगे कि ये A1 है, पहली टर्म है, तो मैं बोलूंगा ये A2 है, इसको बोलूंगा A3 है, इसको बोलूंगा A4 है, इसको बोलूंगा A5 है। यानी कि टर्म्स को गिनने के लिए हम क्या काउंटिंग नंबर्स का यूज कर रहे हैं। अगर मैं टर्म्स को गिनूं तो हम किसका यूज कर रहे हैं, काउंटिंग नंबर्स का यूज कर रहे हैं। पहली टर्म क्या है भाई, दूसरी टर्म क्या है भाई, तीसरी टर्म क्या है भाई, ये बातें कर रहे हैं हम, है ना। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि टर्म कौन सी है, समझ आ रही है बात। तो हमारी जो सीक्वेंस होती है ना, जैसे कि ये वाली पहली सीक्वेंस की मैं बात करूं, तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरी सीक्वेंस नेचुरल नंबर से रियल नंबर है, सच दैट एफ ऑफ, या फिर मैं बोलूं सीक्वेंस को, फंक्शन को भी हम ए आई से डिनोट कर देते हैं। तो हमारी जो ए आई है वो सिंपली क्या है, आई है। अब देखो क्या ये फंक्शन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेचुरल नंबर में अगर हम नेचुरल नंबर यानी कि 1, जब हम इसके अंदर 1 रखेंगे तो A1 कितनी आएगी, 1 आएगी। A2 कितना आएगा, 2 आएगा। आई जो रख रहे हैं वही आ रहा है। A3 कितना आएगा, 3 आएगा। तो ऐसे करते करते मेरे पास क्या हो रहे हैं, इस सीक्वेंस की सारी की सारी टर्म्स निकल के आ रही हैं। सिमिलरली दूसरे वाला अगर मैं देखूं, दूसरे वाले में अगर मैं देखूं, ये तो पहली वाली है, दूसरे वाले में हम ए आई को क्या डिफाइन कर सकते हैं, ए आई को मैं डिफाइन कर सकता हूं क्या, 2 raised to the power i, है ना। तो अगर आई को मैं 1 रखूंगा तो 2 raised to the power 1, आई को मैं 2 रखूंगा तो 2 raised to the power 2, आई को मैं 3 रखूंगा तो 2 raised to the power 3। तो ये बन जाएगी ना सारी की सारी, 2 raised to the power ही तो है सारी की सारी। अब ये जो पैटर्न है, पैटर्न का मतलब क्या हुआ, पैटर्न का मतलब एक रूल हुआ,
और रूल जहां पे आ गया वहां पे एक फंक्शन आ गया। पैटर्न क्या है? पैटर्न यही तो है, ये जो लिखा हुआ यही तो पैटर्न बता रहा है। यहाँ पे पैटर्न क्या है कि 1 को आई को जोड़ते चले जाओ, यहाँ पे पैटर्न क्या हुआ कि 2 को मल्टीप्लाई कराते हुए चले जाओ। ये पैटर्न ही तो पैटर्न जहां पे आ गया वहां रूल हो गया। ये बात समझे? अब बेसिकली हम पहले क्या पढ़ते हैं, हम 3 पर्टिकुलर स्पेशल सीक्वेंसेस पढ़ते हैं। पहले हम 3 क्या पढ़ते हैं? स्पेशल पर्टिकुलर सीक्वेंसेस पढ़ते हैं। ये जो तुम्हें 3 सीक्वेंसेस दिख रहे हैं ये पर्टिकुलर सीक्वेंसेस लिखी हुई है। पहली सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो ये है एपी, दूसरी सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो ये है जीपी, और तीसरी सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो ये है तुम्हारी एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। पहले हम इन तीनों को ही डिस्कस करेंगे ताकि अब ये भी एक ही लेक्चर में कवर हो जाए, और फिर इसके बाद यूजीपीजी पे आगे कंटिन्यू करेंगे। हाथ के हाथ 11वीं 12वीं का एक टॉपिक और कवर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन 3 पर्टिकुलर सीक्वेंसेस का ही डिस्कशन करेंगे। अच्छा, सीक्वेंस के साथ अगर हम देखें कि सीरीज क्या होती है, कोई बताना चाहेगा सीरीज क्या होती है? क्या कोई बताना चाहेगा कि एक सीरीज होती क्या है? बोलो। सीरीज बेसिकली क्या होता है? सीरीज एक सम होता है। सीरीज का मतलब कुछ भी नहीं होता, हाँ, सीरीज का मतलब एक सम होता है। एक सम को ही सीरीज बोला जाता है। पर क्या हम किसी भी सम को एक सीरीज बोल सकते हैं? इस दुनिया का कोई भी सम कर दिया जाए तो क्या वो एक सीरीज बन जाएगी? ना। सम क्या होता है? सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। अगर एक सीक्वेंस की टर्म्स को ही जोड़ देंगे तो एक सीरीज बन जाती है। हाँ बिल्कुल मोनिका, अगर हम टर्म्स को जोड़ देंगे, सम ऑफ टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, अगर सीक्वेंस की टर्म्स को जोड़ देंगे तो वो हमारी एक सीरीज बन जाएगी। जैसे कि पीछे अगर मैं बात करूं भाई 1+2+3+4+5, तो हमने सीक्वेंस की टर्म्स को ही जोड़ा है और कुछ नहीं किया है। अगर दूसरे में बात करें कि 2+4+8+16+32, यहाँ पे भी हमने क्या किया है? टर्म्स को ही ऐड किया है, सीक्वेंस की टर्म्स को ही। तीसरे में अगर मैं बात करूँ 1/3+1/5+1/7+1/9, सॉरी 3 5 7 9, हाँ, ये भी क्या है? एक सीरीज है। तो सीरीज यही होती है। अब बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे तीनों बातों को। अगर बात करें सबसे पहले एपी की, तो एपी क्या होती है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। एपी क्या होती है? एपी के अंदर जब हम आगे बढ़ते हैं, भाई आगे जब बढ़ेंगे हम टर्म्स के लिए, तो एपी के अंदर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम एक फिक्स्ड नंबर को जोड़ते हुए चलते हैं। एक फिक्स्ड नंबर को क्या करेंगे? जोड़ते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो 3 है, फिर मान लो उसके बाद 7 है, अब दिखा कि 4 जोड़ा। अब इस फिक्स्ड नंबर को ही जोड़ते हुए चलेंगे, 11 15 19, ऐसे करते हुए चलेंगे। तो जब एक फिक्स्ड नंबर को जोड़ के आगे बढ़ते हैं तो एक एपी बन जाती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाती है। अब इस चीज को डिफाइन वो कैसे करता है? वो कहता है कि अगर तुमने सेम नंबर को जोड़ा है तो कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस आएगा ना वो सेम आएगा। दूसरी में से पहली घटाओ, तीसरी में से दूसरी घटाओ, चौथी में से तीसरी घटाओ, तो ये क्या आएगा? सेम आएगा। समझ आ रही है मेरी बात? ये क्या आएगा तुम्हारा? सेम आएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। अब इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये जो फिक्स्ड नंबर आता है इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है? कॉमन डिफरेंस का नाम दिया हुआ है। हम इसको क्या बोलते हैं? क्या है? कॉमन डिफरेंस है। तो अगर एक एपी की हम जनरल फॉर्म देखें, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, अगर एक एपी की हम जनरल फॉर्म देखें, यानी कि इस दुनिया की सारी जो एपी होंगी वो किस तरीके की दिखेंगी? एक एपी की सारी जो टर्म्स होंगी वो, मतलब इस दुनिया की हर एपी को हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? देखो, सबसे पहले मुझे एक टर्म मिलेगी ए, जैसे यहाँ पे 3 मिली है। फिर उसके बाद हम एक फिक्स्ड नंबर को जोड़ते जा रहे हैं, तो उस फिक्स्ड नंबर को हम डी बोल देते हैं। अब इस डी को आगे जोड़ते हुए चले जाएंगे तो a+d, फिर a+2d, फिर a+3d, ऐसे करते करते हमारे पास क्या आ जाएंगे? सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे, सारी की सारी टर्म्स आ जाएंगी जीपी की। तो ये हमारी जीपी की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म होती है। अब अगर यहाँ से मैं एक चीज ऑब्जर्व करूँ तो फर्स्ट टर्म कितनी आई? मेरी ए आई। अगर मैं सेकंड टर्म a2 की बात करूँ तो क्या आई? a+d आई। अगर मैं थर्ड टर्म a3 की बात करूँ, a3 मेरा कितना आया? a+2d आया। ऐसे चलता जा रहा है। अगर मैं एक पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करूँ तो क्या हो रहा है? जब a1 निकाल रहे हैं तो d को 0 से मल्टीप्लाई कराया हुआ है, a2 निकाल रहे हैं तो d को 1 से किया हुआ है, a3 निकाल रहे हैं तो 2 से किया हुआ है। तो अगर मैं an निकालने की कोशिश करूंगा तो मैं क्या करूंगा? n-1 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो ये हमारी एपी की क्या आ गई? nth टर्म आ गई। nth टर्म ऑफ एन एपी आ गई। ये हमारे पास क्या आ गई? एक एपी की nth टर्म आ गई। तो nth टर्म का यूज हम किसी भी टर्म के लिए कर सकते हैं। हमें जरूरत किसकी पड़ेगी? ए की और डी की। एपी के अंदर डील करने के लिए मुझे सिर्फ दो ही चीजों की जरूरत है, ए की और डी की। अगर ए और डी तुम्हें पता है तो तुम्हें फिर सारी की सारी बातें पता है। ठीक है, अच्छा, अब एपी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मेजर मेजर प्रॉपर्टीज, ज्यादा तो नहीं करेंगे, वो देख लेते हैं। 2 4 प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो ज्यादातर यूज हो ही जाती है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं एपी की, वो देख लो। सबसे पहली बात तो ये कि इफ 3 नंबर्स आर इन एपी, इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर ए बी सी 3 नंबर्स एपी में है तो क्या क्या होगा? तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि बी माइनस ए जो है वो सी माइनस बी के इक्वल होगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 2b जो होगा वो a+c के इक्वल होगा।
या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो b होगा वो a प्लस सी बाई टू के बराबर होगा। ये सारी बातें हम कह सकते हैं अगर तीन नंबर्स किसमें दिए हुए हैं, एपी के अंदर दिए हुए हैं, तो ये तीनों बातें हमारी सेटिस्फाई करेंगी, पहली बात तो। ठीक है, दूसरी बात ये कि इफ ए सीक्वेंस इज एपी, अगर एक सीक्वेंस एपी है, देन इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, डिवाइड के केस में नॉन जीरो होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय सेम नंबर, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो एपी। तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगी, रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो एन एपी। रिजल्टिंग सीक्वेंस तुम्हारी एपी ही रहेगी, समझ रहे हो? यानी कि मान लो एक एपी दिया और तुमने सारे के सारे नंबर्स में कुछ जोड़ दिया, सारे के सारे नंबर्स में से कुछ घटा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया, डिवाइड करा दिया, तो एपी ही रहेगी। कॉमन डिफरेंस कुछ चेंज हो सकता है पर एपी है तो एपी ही रहेगी आगे। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। अगर तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें, एज्यूमिंग द टर्म्स ऑफ एन एपी, एज्यूमिंग टर्म्स ऑफ एन एपी, एक एपी की टर्म्स को एज्यूम करें कब, स्पेशली कब, व्हेन देयर सम इज गिवन, सिर्फ और सिर्फ तब जब उनका सम दिया हुआ है। जब उनका सम दिया हुआ हो तब हम उन टर्म्स को कैसे एज्यूम करेंगे, एज्यूमिंग टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन देयर सम, ये क्या लिख दिया सम, मेरा भी दिमाग खराब, व्हेन देयर सम इज गिवन। ठीक है, उनका सम दिया हुआ होगा तो टर्म्स को कैसे एज्यूम करना है। अब यहाँ पे दो तरीके से एज्यूम करते हैं। अगर टर्म्स तुम्हें ओड टर्म्स एज्यूम करनी है तो वो तो बड़ा आसान है, अगर तुम्हें ओड टर्म्स को एज्यूम करना है तो आसान है, और अगर तुम्हें इवन टर्म्स को एज्यूम करना है तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखो, ओड टर्म्स को एज्यूम करने के लिए मान लो तुम्हें तीन टर्म्स को एज्यूम करना है, तुम्हें क्या करना है, तीन टर्म्स को एज्यूम करना है। तो तीन टर्म्स को कैसे एज्यूम करोगे, सेंटर में रख लो ए को, अब तीन करनी है ना, इधर डी को जोड़ दो और इधर डी को घटा दो, तो ऐसे तीन एज्यूम हो गई। अगर तुम्हें पांच एज्यूम करनी है तो क्या करोगे, सेंटर में ए को रखो, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, एक और जोड़ दो इधर, इधर ए माइनस डी और ए माइनस टू डी हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये प्रोसेस करते चलेंगे। यहाँ पे जब हमने एज्यूम किया है तो एक बात ध्यान रखेंगे कि कॉमन डिफरेंस हमने कितना एज्यूम किया है, कॉमन डिफरेंस हमने एज्यूम किया है डी का। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना एज्यूम करके चल रहे हैं, डी का, क्योंकि डी जोड़ते जा रहे हैं तो अगली टर्म आ जाती है। अगर इवन टर्म्स की बात करें, मान लो चार टर्म्स की बात करें, चार टर्म्स कैसे एज्यूम करोगे भाई, तो चार टर्म्स में से एक को कम करो, ए माइनस थ्री डी, मतलब चार में से कम करोगे तो तीन आएगा, तो ए माइनस थ्री डी से शुरू करो, ए माइनस थ्री डी, और दो दो घटा, दो दो जोड़ते चले जाओ, क्या करते चले जाओ, दो दो ऐड करते चले जाओ। तो देखो ये सारे एपी के अंदर है कि नहीं है, और अगर सबको जोड़ दोगे तो डी भी सारा कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। अगर छह टर्म्स को एज्यूम करना है तो पांच से शुरू करेंगे, ए माइनस फाइव डी, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, सॉरी थ्री डी, और ए प्लस थ्री डी, और ए प्लस फाइव डी। समझ आ गई बात, ऐसे करते चलेंगे। यहाँ पे ध्यान जरूर रखेंगे, यहाँ हम एक गलती कर देते हैं कि कॉमन डिफरेंस को डी समझ के चलते हैं, पर डी की वैल्यू निकलने पे कॉमन डिफरेंस नहीं आता है। मान लो तुमने सोल्व कर लिया, डी की वैल्यू इधर दो आ गई, तो कॉमन डिफरेंस टू नहीं आया। कॉमन डिफरेंस ध्यान से देखो यहाँ पे कितना है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे तुम्हारा टू डी है, कॉमन डिफरेंस तुम्हारा यहाँ पे कितना है, टू डी है। तो डी की वैल्यू टू रख दोगे तो कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस चार हो जाएगा, फोर हो जाएगा, है ना। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, फोर आ जाएगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये एपी की इतनी बेसिक बेसिक से दो तीन बातें ध्यान रखना। हाँ, फिर उसके बाद हमारे पास आता है, इस एपी की सीरीज बना दे तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, एक एपी की पहली एन टर्म्स का सम, फर्स्ट एन टर्म्स का सम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो जैसे कि अगर मैं एस एन बोल रहा हूं, एस एन को मैं क्या डिनोट करना चाह रहा हूं सर, इवन में डी का डिफरेंस नहीं ले सकते, कैसे लोगे, इवन नंबर ऑफ टर्म्स को एज्यूम कैसे करोगे, फिर डी के साथ अरेंज एडजस्ट हो ही नहीं पाएंगे, रिया कैसे एडजस्ट कराओगे, हो ही नहीं पाएंगे। अगर हो जाती तो फिर डी से ही करते, है ना। हाँ, एस एन क्या होगा, एस एन यानी कि पहली एन टर्म्स का सम, पहले से शुरू करना है और फिर एन तक जाना है, तो पहली एन टर्म्स के सम को हम क्या कहते हैं, एस एन कहते हैं। तो इसका हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश भी कर लेते हैं। ए वन कितना होगा, ए टू कितना होगा, ए प्लस डी, फिर ए थ्री कितना होगा, ए प्लस टू डी, और फिर ऐसे करते करते ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। अब ए कितनी बार जुड़ गया, ए जुड़ गया एन टाइम्स, एन ए हो गया, ए एन हो गया, और बाकी सब में से क्या आ गया, डी कॉमन आ गया, है ना। तो डी को कॉमन ले लेंगे तो वन प्लस टू प्लस थ्री, ऐसे करते करते कहाँ तक जा रहा है, एन माइनस वन। ये पहले n माइनस वन नेचुरल नंबर्स का सम है, पहले n माइनस वन नेचुरल नंबर्स का सम हम यूज कर सकते हैं क्या, n माइनस वन इंटू में n माइनस वन प्लस वन बाई टू, ये यूज कर सकते हैं। यहाँ पे वन से वन कट जाएगा तो एन ए कितना हो जाएगा, n माइनस वन डी बाई टू, ये हो जाएगा, है ना। ये एस एन आ रहा है। इसके अंदर से अगर मैं n बाई टू को कॉमन ले लूँ तो एस एन कितना हो जाएगा, n बाई टू, यहाँ पे आ जाएगा टू ए प्लस में n माइनस वन इंटू डी। एक तो फॉर्मूला ये बन गया पहले n टर्म्स का सम निकालने का। ठीक है, दूसरा, इसी के अंदर हम थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन करें तो ए को अगर मैं दो बार लिख दूं, ए को अगर मैं दो बार लिख दूं
तो कितना हो रहा है देखो, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना, ये nth टर्म बन रही है। अब nth टर्म को हम कई बार लास्ट टर्म बोल देते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो लास्ट ही है ना, देखो जो हम सम लेके चले हैं इस सम के अंदर तो an हमारी लास्ट टर्म ही है, एक तरीके से इसको मैं l भी बोल सकता हूँ कि ये मेरी लास्ट टर्म है। तो Sn मेरा क्या बन जाएगा, n/2 इंटू में a प्लस एल, ये बन जाएगा। तो लास्ट टर्म अगर गिवन है तो मैं ये फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ सम के लिए, ठीक है। ये मेरा सम के लिए एक फॉर्मूला हो गया। देखो जैसे कि इसके अंदर एक अच्छा क्वेश्चन आ जाता, अच्छा तो क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मेरे को क्वेश्चन दिख जाए तो हम्म, 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 दिख जा दिख जा दिख जा। बुक भी नहीं है यहाँ पे, 7th क्लास की वॉल्यूम 1 है, कोई बुक नहीं है, चलो छोड़ो फिर बाद में देखें, है ना। या चलो मैं एक आसान सा क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने कह दिया कि इफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज n स्क्वायर, देन फाइंड a5 प्लस a6। बताओ, आसान सा सवाल है, सबने किया होगा, बड़ा कॉमन सा सवाल है, कोई ऐसा हाई फाई का सवाल नहीं है, पर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम एक दो कंसेप्ट भी देख लेंगे फिर। बताओ, आज तुमने आधे घंटे बात कराई है, आधे घंटे आज बातों के चक्कर में हम थोड़ा सा लेट हो गए। बताओ। अंकित गौतम कह रहा है कि मेरे कमेंट्स नहीं सेंड हो रहे हैं। यार मैंने तो किसी को ब्लॉक भी नहीं किया है अंकित, यार ये तो टीम से ही डिस्कस करना पड़ेगा, तुम्हारे कमेंट्स कहीं किसी और ने ब्लॉक किए हैं, या तो कोई और बैच लिया होगा उसने, किसी टीचर ने ब्लॉक कर दिया होंगे, तुमने बकवास की होगी तो। बाकी मेरे पास तो आना चाहिए यार, क्यों नहीं आ रहा है पता, मुझे तो दिख नहीं रहा है। सर प्रीवियस पेज लेफ्ट बॉटम, क्या करूँ, अच्छा यहाँ एन छूट गया, ठीक है संजीव, थैंक यू। बताओ। जल्दी करो यार, इतना लंबा चौड़ा सवाल तो नहीं था। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन तो नहीं था। 20 आ रहा है, सुमीता का आंसर आया। देखो, क्या मैं एक nth टर्म को सम की टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? क्या मैं एक nth टर्म को सम की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, an को? क्या मैं इसको sn-1 नहीं लिख सकता? बताओ पहली बात तो। सिमरन का आंसर अलग आ रहा है, रिया का और सुमिता का मैच कर। क्या मैं एक nth टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ? क्योंकि sn का मतलब क्या हुआ, a1 प्लस a2 प्लस a3, ऐसे करते करते an तक। और sn-1 का मतलब क्या हुआ, पहली n-1 टर्म्स का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो ये n-1 टर्म्स से यहाँ पे an-1 टर्म्स तो कैंसिल हो गई, तो an ही तो बची, an ही तो बची। तो हम an को sn-1 लिख सकते हैं। यानी कि अगर मुझे a5 निकालना है तो a5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a5 को हम क्या लिख सकते हैं, मुझे a5 प्लस a6 निकालना है ना, पूरा ये निकालो। तो a5 को मैं क्या लिख दूंगा, s5 माइनस का s4 प्लस में s6 को मैं क्या लिख दूंगा, a6 माइनस का a5, ये लिख देंगे। अरे यहाँ पे मैंने सॉरी 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 क्या लिख दिया, s6 माइनस का s5 लिख देंगे, है ना, a6 को। तो यहाँ पे हमारा s5 से s5 तो कैंसिल कर गया, यानी कि ये क्या बन रहा है मेरा, s6 माइनस का s4 बन रहा है। s6 कितना आएगा, इसके अंदर 6 रख दो, sn तो दिया ही हुआ है तुम्हें, sn कितना दिया हुआ है, n स्क्वायर दिया हुआ है। s6 कितना आएगा, s6 आएगा तुम्हारा 36 माइनस में 4 का स्क्वायर आएगा 16, ये हो जाएगा तुम्हारा 20। सर मुझे ईमेल कर दो ज्योति, ईमेल कर दो, ठीक है, 20 आ जाएगा बिल्कुल। देवकांत निधि जितेंद्र। तो एक ये छोटा सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेता है इस तरह का क्वेश्चन, ये वाली चीज पे तो ध्यान रखेंगे। बाकी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जब आ ही जाएगा। मेरा अभी क्वेश्चंस कराने का पर्पज नहीं है, जल्दी से हम हमारे कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। फिर कंसेप्ट आता है मेरा इसके बाद अरिथमेटिक मीन का, जल्दी जल्दी से इसको फिनिश किया जाए ताकि हम यूजीपीजी वाला टॉपिक शुरू कल ही कर लेंगे, यूजीपीजी कल शुरू हो जाएगा। अरिथमेटिक मीन बताओ क्या होता है, अरिथमेटिक मीन को डिफाइन करो, कैसे करोगे? अगर मैं कह रहा हूँ कि दो नंबर ए और बी हैं तो इनके अरिथमेटिक मीन को डिफाइन करो, जल्दी जल्दी जल्दी। अगर दो नंबर ए और बी हैं तो इनके अरिथमेटिक मीन को डिफाइन करो, क्या होगा?
सर मेरे कमेंट सेंड नहीं हो रहे हैं सर, और कोई बैच नहीं लिया है। तो अंकित एक काम करो, लॉग आउट करो, उसको ऐप को डिलीट करना, रिफ्रेश करना, दोबारा उसको डिलीट करके इंस्टॉल करो, फिर कोई टेक्निकल इशू है वो, फिर तुम्हारा कोई ना कोई टेक्निकल इशू है, वो टेक्निकल टीम से फिर ना हो तो फिर उनसे कंसल्ट करो। शाबाश, सबका आंसर एज एक्सपेक्टेड यही आ रहा है, a+b/2। तुम मुझे कैलकुलेट करने का तरीका बता रहे हो। am इज द नंबर बिटवीन a एंड b। मोनिका ने भी एकदम अधूरी सी बात बताई, हाँ अरविंद ने थोड़ा सही बताया। तो a+b/2 इन दोनों का एवरेज, अभी एवरेज वाली बात भी आगे जाके फेल हो जाएगी तुम्हारी। a+b/2 उस अरिथमेटिक मीन को निकालने का तरीका है। अरिथमेटिक मीन होता क्या है एक्चुअली में, तो ध्यान से सुनेंगे। अरिथमेटिक मीन दो नंबर के बीच का ऐसा एक नंबर होता है, दो नंबर के बीच का ऐसा नंबर होता है, ये बात ध्यान रखना। दो नंबर के बीच का एक ऐसा नंबर जो उन तीनों को एक एपी में ले आए, जो उन तीनों को किस में ले आए, एक एपी में ले आए। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ए नंबर ए बिटवीन ए एंड बी सच दैट ए बी आर इन एपी। ये किस में आ जाए, एपी में आ जाए, ये हो जाएगा। बिल्कुल, वेरी गुड मोनिका, है ना। तो अब ये एपी में हुए, इस वजह से फिर निकला, एपी की कंडीशन को मैंने यूज किया, तो a माइनस ए क्या हुआ, b माइनस ए हुआ, 2a की वैल्यू मेरी a+b आई, तो फिर अरिथमेटिक मीन जो था वो मेरा क्या आ गया, a+b/2 आ गया। अरिथमेटिक मीन क्या आ गया, a+b/2 आ गया। ये कैलकुलेट करने का आया, ये कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, डेफिनेशन ये है। समझ आई बात, बिल्कुल टीना। ये हमारा अरिथमेटिक मीन हो गया। पर अब जरूरी तो नहीं है हम एक ही मीन इंसर्ट करें, मैं तो कह रहा हूं कि हम 10 मीन इंसर्ट करेंगे दो नंबर के बीच में, 10 am इंसर्ट करेंगे, 10 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना चाह रहा हूं मैं दो नंबर्स के बीच में। तो अब नेक्स्ट हमारा यही है कि इंसर्टिंग n ams बिटवीन a एंड b। a और b के बीच में कितने ams इंसर्ट करने हैं, n ams इंसर्ट करने हैं। ठीक है, 16 में से 2 गए तो 14, और इंसर्ट कर लेते हैं, 6 इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है ना। तो हमें n ams इंसर्ट करने हैं, यानी कि हमें a और b दिया हुआ है, यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, यानी कि अब मेरे को एक नहीं, मेरे को n करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, बीच में n ऐसे नंबर डालूंगा, अब मुझे पता है मैं n ऐसे नंबर डालूंगा जो इन सबको किस में कन्वर्ट कर देंगे, एपी में। ये सारे के सारे किसके अंदर हो जाएंगे, एपी में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसे मेरे को n नंबर इंसर्ट करने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लूं, 2 के बीच में और 16 के बीच में, सपोज मैं तुमसे कह रहा हूं कि ऐसे 6 नंबर इंसर्ट करो, 6 एम्स इंसर्ट करो, यानी कि a1 a2 a3 a4 a5 और a6, 6 नंबर इंसर्ट करो। समझ रहे हो, जिससे कि ये सारे किसमें बन जाए, एपी में बन जाए। देखो अल्टीमेटली तो बनी एपी ही। a1 निकालने का मतलब क्या है, a1 निकालने का मतलब यही तो है कि ये एपी की सेकंड टर्म है। a2 निकालने का मतलब क्या है, ये एपी की थर्ड टर्म है। a3 निकालने का मतलब क्या है कि ये एपी की फोर्थ टर्म है। समझ आ रही है बात, ये क्या है, एपी की सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। तो एपी की टर्म्स ही तो निकालनी है। एपी के टर्म्स निकालने के लिए क्या चाहिए तुम्हें, एक तो ए चाहिए और एक डी चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात। अब ए तो उसने दे ही रखा है तुम्हें, ए तो उसने दे ही रखा है, तुम्हें डी और निकालना है। तो डी किसकी हेल्प से निकालेंगे, डी इसकी हेल्प से निकालेंगे। मुझे ये बताओ कि ये बी कौन से नंबर पे रखा हुआ है, इस एपी के अंदर जो बी है वो कौन से नंबर की टर्म है बी, ये बताओ। इस एपी के अंदर जो ये बी है ये कौन से नंबर पे है, ये बताओ। बोलो, इस एपी के अंदर जो ये बी है ये कौन से नंबर पे है, कौन से नंबर की टर्म हुई, बी। नहीं n+1 नहीं हुई रितु, लास्ट टर्म तो है। अरे लास्ट टर्म तो है, नंबर बताओ नंबर। टीना ने निकाल दिया, an+1 गलत है। हाँ टीना ने उसमें कर दिया, इसका जवाब बताओ, 8 पे नहीं, बी बताओ, बी बी जनरल भी तो करना है हमें, हमें जनरल भी तो करना है। n+1 नहीं है, हाँ मोनिका ने सही जवाब दिया, n+2 टर्म है। भाई एक तो ए हो गया, एक तो ए हो गया, बिल्कुल रूबल ने भी सही दिया है। और n एम्स हो गए, n एम्स हो गए, तो n+1 तो वो हो गए, और फिर ये n+2 पोजीशन पे है, यानी कि जो मेरा बी है वो मेरा कहाँ है, an+2 है, an+2 है, वो बी दिया हुआ है। इसका यूज करेंगे तो a+n+1 हो जाएगा इंटू में डी, एक कम करेंगे तो, है ना। तो यहाँ से n+1 इंटू में डी कितना हो जाएगा, b माइनस ए। तुम एकदम 11वीं क्लास के बच्चों वाली गलती करते हो, पता है ऐसा ही फील होता है कि 11वीं क्लास को ही पढ़ा रहे हैं, सारे n+1 n+1 n+1। तो b माइनस ए अपॉन n+1, ये फॉर्मूला तुम्हें कॉमन डिफरेंस का याद रखना है। तुम्हें कॉमन डिफरेंस का ये फॉर्मूला याद रखना है, कभी भी मतलब याद रख लो तो मच बेटर है, टाइम बच जाएगा, नहीं तो इससे निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर नहीं तो तुम्हें a8 की हेल्प से निकालना पड़ेगा, ये 8वीं टर्म हुई ना, फिर a8 कितना हुआ तुम्हारा, 16 हुआ, फिर यहाँ से d निकालना पड़ेगा तुम्हें। बेटर है कि ये फॉर्मूला याद रख लो। तो d कितना हो जाएगा तुम्हारा, b माइनस ए अपॉन n+1। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है n, ये भी ध्यान रखेंगे। n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, n तो हमने मीन्स इंसर्ट किए हैं, हमने जितने मीन इंसर्ट किए हैं उसको n बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा n कितना है, मेरा n 6 है, मेरा n 8 नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तो 6 जमा 1 हो जाएगा,
तो ये कितना हो जाएगा 14/7, तो कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। कॉमन डिफरेंस के आते इसकी कमर टूट जाएगी, क्योंकि अगर मुझे फर्स्ट एम निकालना है, फर्स्ट एम कुछ भी नहीं है, वो सेकंड टर्म ही तो है, और सेकंड टर्म क्या होगी, a प्लस डी होगी। a2 क्या है, तुम्हारी थर्ड टर्म ही तो है, वो क्या होगा, a प्लस 2d तो होगा। समझ रहे हो? ऐसे करते करते अब इसका भी एक जनरल फॉर्मूला बन जाएगा an का, nth मीन का फॉर्मूला भी बन जाएगा भाई। a1 है तो a प्लस डी, a2 है तो a प्लस 2d, an है तो क्या होगा, a प्लस nd हो जाएगा। ये हो जाएगा nth मीन का। जैसे टर्म में क्या होता है, टर्म में n-1 होता है, मीन में n हो जाएगा, क्योंकि एक टर्म आगे चल रहा है ऑलरेडी। तो अगर तुम्हें यहाँ पे फर्स्ट मीन निकालना है a1, तो तुम्हें a प्लस डी करना है खाली, है ना। a तुमने निकाल लिया, तो 2 जमा 2 कितना हो जाएगा 4, एक आने के बाद बाकी तो अपने आप आ जाएंगे, दो दो जोड़ते ही तो जाना है। तो a2 6, a3 8, a4 कितना हो जाएगा तुम्हारा 12 10, a5 12 और a6 कितना हो जाएगा 14। ये हो गए सारे के सारे मीन। तो ये सारे मीन्स तुमने इंसर्ट कर दिए। अब इसी के अंदर वो एक चीज और पूछता है, इसी के अंदर वो तुमसे एक बात और कैलकुलेट कराता है, इन्हीं सारे एम्स का सम ऑफ ऑल एन एम्स, सारे के सारे जो एम्स है ना, एन एम्स हैं, उन सब का सम कराता है तुमसे, ठीक है। यानी कि ये एस एन टर्म्स का सम नहीं है, ये एम्स का सम है। तो कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, कैपिटल AN, इन एम्स का सम करा रहा है, ठीक है। तो ये कितना होगा देखो, अगर मैं A1 निकालूंगा तो A1 कितना होगा, a प्लस बी होगा। A2 निकालूंगा तो वो क्या होगा, a प्लस 2d होगा। A3 निकालूंगा तो a प्लस 3d होगा, क्योंकि एम्स वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो। अप टू a प्लस एन डी, ये सम करने की कोशिश करो, इसका जनरल फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। तो जब इसका सम करोगे तो n टाइम्स a हो जाएगा, a n बार जुड़ गया, a कितनी बार जुड़ गया, n बार, और d में से जब कॉमन लोगे तो क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे करते करते n तक ही आएगा, है ना, n माइनस नहीं n। तो ये हो गया n a, ये पहले n नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1/2 हो जाएगा। अच्छा, d तुमने निकाला हुआ है, d मैंने निकाल लिया, d कितना निकाला, b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। तो जो मेरा एस एन है वो कितना हो जाएगा, एन ए प्लस डी, डी की वैल्यू रख दो, b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1 इंटू में n इंटू एन प्लस 1/2 हो जाएगा। n प्लस 1 से n प्लस 1 कट जाएगा, तो एस एन जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, एस एन, जो मेरा एस एन है वो कितना हो जाएगा, एन ए एन प्लस में b माइनस ए इंटू n/2, ये हो जाएगा। इसके अंदर से भी n/2 को कॉमन निकाल लो, जब इसके अंदर से n/2 को कॉमन निकालोगे तो 2a प्लस में b माइनस ए हो जाएगा, 2a प्लस में b माइनस ए, तो 2a में से a जाएगा तो a बच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा अपना n/2 इंटू में a प्लस b, ये मेरा एस एन हो जाएगा। तो यानी कि मैं एस एन को क्या कह सकता हूँ, n इंटू में a प्लस b/2, एस एन मेरा क्या हो जाएगा, n इंटू में a प्लस b/2। ये उन सारे मीन्स का क्या हो गया, सम हो गया। हमें सारे मीन्स का सम करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है, a प्लस b/2 इंटू एम। अच्छा, इसको मैं एक चीज और, पहले तो सम निकाल लो, यानी कि अगर मुझे इन 6 मीन्स का सम निकालना है तो इन 6 मीन्स का सम कितना आएगा, 2 प्लस 16, a प्लस बी तो ये हो गया, और इंटू में 6/2, इंटू में कितना हो गया, 6/2 हो गया, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 3 इंटू में 18 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54। तो इन सबका सम कितना आएगा, 54 आएगा। इन सबका सम करके देख लो कितना आएगा, 54 आएगा, ठीक है। देख लो चाहे करके, 4 और 6 10, 10 और 10 20, 20 और 8 28, 28 और 12 40, 40 और 14 54, 54 आ रहा है सम। पर एक इंटरेस्टिंग चीज और भी है, जो एन एम्स का सम हुआ, सम ऑफ एन एम्स, जो एन एम्स का सम हुआ, क्या मैं उसको ये कह सकता हूँ, एन टाइम्स ए एम बिटवीन ए एंड बी। जो मेरा क्या हुआ, एन एम्स का सम हुआ, वो मेरा कुछ नहीं हुआ, वो क्या हुआ, एन टाइम्स ए एम बिटवीन ए एंड बी, वो क्या हुआ, एन टाइम्स ए एम बिटवीन, ये क्या है, ए प्लस b/2 क्या है, दोनों ए, दो नंबर्स के बीच का ए एम ही तो हुआ, और क्या हुआ। तो ये हमारी सारी की सारी एम्स की कहानी है, और मतलब एपी की कहानी है। यहाँ पे एपी की कहानी खत्म हो गई, कुछ डाउट है तो पूछो, एपी खत्म, फिर जीपी करेंगे। बोलो, जीपी शुरू कर लेते हैं, अभी अभी टाइम है, बोलो। क्लियर। बोलो।
क्लियर, चलो नेक्स्ट। अब आता है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीएम, जो ज्योमेट्रिक जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी आती है, जीपी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है ना, जीपी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, जीपी में इनफाइनाइट जीपी भी आ जाती है, काफी कचरा आ जाता है, जीएम भी होता है। तो जीपी के अंदर अगर देखें तो जीपी के अंदर होता क्या है, हम एक फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं, फिक्स्ड नंबर से क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं इस तरीके से। जैसे कि देख रहे हो कि इसके अंदर मैंने क्या कराया, 2 से मल्टीप्लाई कराया हर एक टर्म को। अब मल्टीप्लाई जब ऐड कराया था तो डिफरेंस सेम था, ऐड कराया था तो डिफरेंस सेम था, मल्टीप्लाई कराया तो डिवीजन सेम होगा, यानी कि रेशियो, इसको इससे कराओगे तो 2, इसको इससे कराओगे तो 2, इसको इससे कराओगे तो 2। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा कॉमन रेशियो हो गया, ये मेरा क्या हो गया, कॉमन रेशियो हो गया। इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, आर से डिनोट कर सकते हैं, इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, आर से डिनोट कर सकते हैं। समझ आ रही बात, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉमन रेशियो। तो अगर मैं हमारी जीपी की जनरल फॉर्म देखूं, जनरल फॉर्म ऑफ एन जीपी, एक जीपी की अगर हम क्या देखें, जनरल फॉर्म देखें, तो वो क्या होगी, ए फिर ए आर फिर ए आर स्क्वायर। भाई पहले ए था, फिर उसको आर से गुना कराया, फिर उसको आर से फिर गुना करा दिया, फिर आर कराओगे, ऐसे चलता जाएगा। तो यहां भी पैटर्न खोजने की कोशिश करते हैं, यानी कि A1 ए आई, A2 आई ए आर, A3 आई ए आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो A1 था तो आर की पावर 0 थी, A2 था तो आर की पावर 1 थी, A3 है तो आर स्क्वायर है। तो अगर ए एन देखेंगे तो क्या होगा, एक कम होगा, आर रेज टू द पावर n-1। ये हमारी क्या हो गई, जनरल टर्म ऑफ एन जीपी हो गई, ये क्या हो गई, जनरल टर्म ऑफ एन जीपी, ऑफ ए जीपी। ये एक जीपी की क्या हो गई, जनरल टर्म हो गई। ठीक है, तो एक जीपी की अगर जनरल टर्म निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब इस जीपी की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो देख लो, एक दो प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। प्रॉपर्टीज, पहली कहता है कि अगर ए बी सी आर इन जीपी, इफ ए बी सी आर इन जीपी, देन तो क्या क्या बातें सेटिस्फाई होंगी। सबसे पहली बात तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, हम कह सकते हैं कि बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी होगा, और ये भी कह सकता हूँ कि बी स्क्वायर क्या होगा, ए सी होगा, बी स्क्वायर क्या होगा, ए सी होगा, ये भी कह सकते हैं बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी, और हम ये भी कह सकते हैं कि बी स्क्वायर क्या होगा, ए सी होगा। ठीक है, दूसरी बात कहता है कि इफ ए गिवन सी, या इफ ऑल द टर्म्स ऑफ ए जीपी आर मल्टीप्लाइड, if the all the terms of a GP are multiplied or divided, नॉन जीरो होना चाहिए डिवाइडेड में, बात ध्यान रखना, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नंबर, then resulting sequence is also a GP, then resulting sequence is also a GP, वो भी एक जीपी आएगी। बस यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं किया है, जीपी के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करा सकते हैं। यानी कि अगर तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कराओगे सेम नंबर से तो ही जीपी रहेगी, अगर तुम ऐड और सब्ट्रैक्ट कराओगे तो जीपी नहीं आएगी, समझ रहे हो। फिर इसके अंदर भी अगर मुझे टर्म्स को एज्यूम करना है, थर्ड वाले में क्या है, एज्यूमिंग द टर्म्स ऑफ ए जीपी। यहाँ पे एज्यूम कब करते हैं, एपी के अंदर एज्यूम सिर्फ तब करना है उनको स्पेशली जब तुम्हें सम दिया हुआ हो, जीपी के अंदर हमें क्या कब करना है उनको एज्यूम, जब मुझे प्रोडक्ट दिया हुआ हो। एज्यूमिंग द टर्म्स ऑफ ए जीपी व्हेन देयर प्रोडक्ट इज गिवन, व्हेन देयर प्रोडक्ट इज गिवन, जब उनका प्रोडक्ट दिया हुआ हो। ठीक है, व्हेन देयर प्रोडक्ट इज गिवन। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ भी वही चक्कर है, अगर ऑड टर्म्स को एज्यूम करना है या फिर इवन टर्म्स को एज्यूम करना है। ऑड टर्म्स को एज्यूम करने का तरीका क्या है, मान लो 3 टर्म्स को एज्यूम करना है, तो ए से शुरू करो, एक बार आर गुना करा दो और एक बार आर से डिवाइड करा दो, जब तीनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो ए क्यूब बन जाएगा, है ना। अगर 5 टर्म्स हैं तो ए आर स्क्वायर होगा, ए बाई आर और ए बाई आर स्क्वायर होगा, है ना। 7 करनी है तो एक बार और आर से मल्टीप्लाई और एक बार और आर से डिवाइड। यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना है, यहाँ पे जो हमारा कॉमन रेशियो है वो है आर का, यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना है, आर का है। अगर तुम्हें इवन टर्म्स को एज्यूम करना है तो वही बात ध्यान रखना है, एक कम 4 करनी है तो 3 से एज्यूम करना शुरू करो, तो ए बाई आर क्यूब से करो, वहां पे ए बाई ए माइनस 3d से किया था, अब आर स्क्वायर से गुना कराते जाओ, ए बाई आर, आर ए आर और ए आर क्यूब। ठीक है, 6 टर्म्स को एज्यूम करना है, ए बाई आर की पावर 5, ए बाई आर की पावर 3, ए बाई आर, ए आर क्यूब और ए आर की पावर 5। ठीक है, पर यहां ध्यान ये रखना है कि कॉमन रेशियो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है वो तुम्हारा किसका है, कॉमन रेशियो मेरा आर स्क्वायर का है, कॉमन रेशियो आर का नहीं है। तो अगर आर की वैल्यू बाई चांस तुम्हारे पास 3 आ गई तो कॉमन रेशियो फिर 9 है, जो तुमने जीपी बनाई है उसका कॉमन रेशियो 9 है, 3 नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ तक टर्म्स को एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, और करें, सम भी बता दो जल्दी से। अब आता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी।
एक जीपी की फर्स्ट एन टर्म्स का सम देख लो क्या होता है। फॉर्मूला बता देता हूँ, 2 मिनट लगेगी, फिर कल हम जीएम से डिस्कस कर लेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्रिक मीन से कर लेंगे, फिर कल ही हम अपनी यूजीपीजी वाली सीक्वेंस शुरू कर लेंगे। तो पहली एन टर्म्स का सम यानी कि a प्लस ए आर स्क्वायर अप टू ए आर की पावर n। अब यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं। केस वन तो ये अगर कॉमन रेशियो 1 ही है, कॉमन रेशियो अगर 1 है तो तुम्हारा एस एन क्या बनेगा, a प्लस ए प्लस ए प्लस ऐसे करते करते n टाइम्स है, तो ये एन ए हो जाएगा। केस 2 अगर r ग्रेटर देन 1 है, अब ध्यान से देखेंगे, अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है यानी कि 2 है 3 है 4 है, तो हमारा जो एस एन बनता है वो क्या बनता है, a इंटू आर रेस टू द पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। ठीक है। और केस 3 अगर मेरा कॉमन रेशियो 1 से छोटा है तो फिर उस केस में हम इसको पॉजिटिव बना के रखेंगे, 1 में से घटा देंगे, 1 माइनस आर रेस टू द पावर n ओवर 1 माइनस आर। ठीक है, तो ये हमारी जीपी की एन टर्म्स का सम है बस। अब ज्योमेट्रिक मीन कल डिस्कस करेंगे, उसके अंदर मेरे को काफ़ी चीज़ें बतानी है, एएम और जीएम का आपस में रिलेशन भी बताना है, तो वो चीज़ें फिर हम कल देख लेंगे। ठीक है, समझ आ गई बात। तो आज के लिए इतना ही। मेरे को उम्मीद है कि लेक्चर अल्टीमेटली थोड़ा प्रोडक्टिव हो गया होगा, क्योंकि शुरू में तो हमने आधे घंटे बात की थी, तो कुछ हमने 50-60 मिनट पढ़ी है, तो वो थोड़ा प्रोडक्टिव हो गया होगा। अगर कहोगे तो यूजीपीजी वाला शुरू करने से पहले इसका मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, वो करना है तो अभी बता दो मुझे, तो फिर मैं कल शीट लेके आऊँगा। अगर यूजीपीजी वाला स्टार्ट करने से पहले 11th-12th वाले की प्रैक्टिस करनी है, तो कल मैं उसके बाद प्रैक्टिस करा दूंगा बच्चे हुए आधे पौने घंटे में। चलिए मान के चलो आधा घंटा थ्योरी लेगी, तो मैं आधा पौना घंटा फिर प्रैक्टिस करा दूंगा। नहीं तो अगर प्रैक्टिस नहीं करनी पहले, तो फिर मैं अपना यूजीपीजी वाले पे चला जाऊंगा। जल्दी बोलो, प्रैक्टिस कर लेंगे है ना, वैसे तो कर लेनी चाहिए शायद, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ी सी, फिर ये अच्छे से पूरा हो जाएगा, फिर हम यूजीपीजी वाला उसको अलग ही कर लेंगे फिर, है ना। हाँ चलो, तो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट। कल प्रैक्टिस करेंगे, इसको पूरा करेंगे और इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, बाय, गुड नाइट।